बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। इसी को बोलते हैं पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस। सबसे पहले जॉन्डिस किसको बोलते हैं? जब हमारे बॉडी में बिलिरुबिन का लेवल जब बढ़ जाता है नॉर्मल से ज़्यादा, तो बिलिरुबिन के लेवल बढ़ जाने की वजह से बॉडी का कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जैसे स्किन, स्क्लेरा, म्यूकस मेम्ब्रेन, यूरिन जब येलो कलर का हो जाता है, इस कंडीशन को हम जॉन्डिस बोलते हैं। बात यहाँ पे आया बिलिरुबिन के बारे में। बिलिरुबिन क्या है? बिलिरुबिन आरबीसी का जब लाइफ एंड होता है तो वह आरबीसी के लाइफ एंड होने के बाद एक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है जिसको बोलते हैं बिलिरुबिन। यह बिलिरुबिन बॉडी में दो तरह का मिलता है, एक होता है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, एक होता है डायरेक्ट बिलिरुबिन। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन जो स्प्लीन में बनता है और डायरेक्ट बिलिरुबिन जो लीवर में बनता है। तो अब क्या है कि इसकी कुछ कहानी ऐसी होती है, जैसे ऐसे जॉन्डिस के बारे में पढ़े होंगे कि जॉन्डिस के बारे में पिछले वीडियो में बता दिए हम लोग कि हिमोलाइटिक जॉन्डिस बोलते हैं कि जब आरबीसी का एक्सेस ब्रेकडाउन होने के कारण जब बिलिरुबिन बनता है तो उसको बोलते हैं हिमोलाइटिक जॉन्डिस बोलते हैं, उसको प्री हिपैटिक जॉन्डिस बोलते हैं। दूसरा होता है हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस या हिपैटिक जॉन्डिस। जब बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म लीवर में नहीं हो पाता है, इसके कारण जब बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता है तो इसको हम बोलते हैं हिपैटोसेलुलर या हिपैटिक जॉन्डिस बोलते हैं। थर्ड नंबर में जब बिलिरुबिन का एक्सक्रीशन जब बिलियरी ट्रैक्ट से नहीं होता है तब वह बिलिरुबिन बॉडी में इंक्रीज करने लगता है और इस कंडीशन से जो जॉन्डिस होता है इसको लोग बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस या पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस बोलते हैं। तो इस तरह से जॉन्डिस जो होता है वो 3 वेराइटीज के होते हैं और आज जो हम डिग्री करने जा रहे हैं वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के बारे में जिक्र कर रहे हैं। अब इसके बारे में थोड़ा जानने के पहले ये देखना हमको है कि जैसे ये आरबीसी है, आरबीसी का लाइफ जब एंड होता है तो लाइफ एंड होने के बाद यह स्प्लीन में चला जाता है। स्प्लीन में जाने के बाद ये बनाता है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। यह इनडायरेक्ट बिलिरुबिन यहाँ से होते हुए और लीवर में आता है। लीवर में आने के बाद वहाँ ग्लूकोरोनिक एसिड से बाइंड करता है और बन जाता है डायरेक्ट बिलिरुबिन। अब यह बिलिरुबिन जो होता है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, ये लीवर में आकर के इनडायरेक्ट बिलिरुबिन जो होता है ग्लूकोरोनिक एसिड से रिएक्शन करके और बना लेता है डायरेक्ट बिलिरुबिन। अब ये डायरेक्ट बिलिरुबिन जो बनता है ये यहाँ से बाइल डक्ट के माध्यम से गॉल ब्लैडर में आके स्टोर होता है और फिर यहाँ से कॉमन बाइल डक्ट होते हुए और फिर ये स्टूल से बाहर निकल जाता है ना। ऐसे नॉर्मल में इसका सर्कुलेशन है, आप जानते हो इसके बारे में। अगेन रिपीट कर देते हैं, आरबीसी का जो लाइफ एंड होता है वह इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बनाता है स्प्लीन में, फिर वह लीवर में जा करके डायरेक्ट बिलिरुबिन बनाता है और ये डायरेक्ट बिलिरुबिन बाइल डक्ट के बाद ये गॉल ब्लैडर में आके स्टोर होता है। इसी को बाइल पिगमेंट भी बोलते हैं और यहाँ से ये डिओडनम के बाद ये बॉडी इस स्टूल के सहारे बाहर निकल जाता है। यह एक बिलिरुबिन का एक नॉर्मल एक सर्कुलेशन बोलिए एक तरह से, और इस तरह से बॉडी में ये निकल जाता है। तो ये था आपका बिलिरुबिन के बारे में। अब बात करते हैं कि ये जो ट्रैक्ट जो देख रहे हैं, ये ट्रैक्ट, इस ट्रैक्ट में डिस्टर्बेंस होने के कारण ये जो डायरेक्ट बिलिरुबिन है वह डिओडनम में नहीं आकर के ये ब्लड में मूव करने लगता है, ब्लड में सर्कुलेट करने लगता है और इस कंडीशन से बॉडी में जॉन्डिस होता है और इस तरह के जॉन्डिस को बोलते हैं पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव इसलिए बोलते हैं कि इस रास्ते में ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। पोस्ट हिपैटिक इसलिए बोलते हैं कि हिपैटिक के बाद का ये डिस्टर्बेंस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। अब बात करते हैं कॉज, क्या कारण होता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का। आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे ये जो बिलियरी ट्रैक्ट है, बिलियरी ट्रैक्ट कहाँ से कहाँ होता है? बाइल डक्ट, सिस्टिक डक्ट, गॉल ब्लैडर, कॉमन बाइल डक्ट और यहाँ पर जो ओपन होता है ओडी ऑफ स्फिंक्टर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी अगर प्रॉब्लम होगी तो उस केस में ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है। यहाँ जहाँ पे ओडी ऑफ स्फिंक्टर होता है ना, इससे पहले यहाँ पर पैंक्रियाटिक डक्ट यहाँ पर आकर ड्रेन करता है जिसको बोलते हैं एम्पुला वेटर बोलते हैं।
तो यहीं पे ये सब आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब करते हैं बात इसे कारण पे। सबसे पहला कि अगर इस जो बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट में इन्फ्लामेशन होने की वजह से, जिसको कोलेंजाइटिस कहते हैं, इसके वजह से रास्ता ब्लॉक कर सकता है। जब ब्लॉक करेगा तो डायरेक्ट बिलिरुबिन लीवर के बाद बैक ब्लड में चलावेगी और इसकी वजह से जॉन्डिस होता है। दूसरा, अगर इस सिस्टिक डक्ट में अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, चाहे स्टोन के कारण या फिर ट्यूमर के कारण या स्टिमुलेशन के कारण, उस कंडीशन में ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है। नेक्स्ट, कोलिडोकोलिथियासिस, कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन होने के कारण यहाँ जो बाइल है वह यहाँ भी रिटर्न हो जाता है। अगला है बिलियरी सिरोसिस, बिलियरी ट्रैक्ट में अगर फाइब्रोसिस हो जाता है, इसके कारण जो पाथ है वो अबनॉर्मल हो जाता है और इसके कारण भी बाइल जो होता है वो रिटर्न ब्लड में चला जाता है। इसके बाद इसमें अगर जियार्डिया लेम्बिया का अगर ग्रोथ हो जाता है, तो जियार्डिया लेम्बिया एक पैरासाइट है, वो पैरासाइट के कारण भी यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांसेस होता है, तो उसका ट्रोफोजोइट है, ये प्लास्टिक को ब्लॉक कर देता है। इसके बाद कभी कभी लीवर फ्लूक जो होता है पैरासाइट, वो भी एक हेलमिंथ होता है, तो उसके कारण भी कभी कभी ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। इसके बाद अगला होता है ट्यूमर। अगर इंटरनल ट्यूमर है या एक्सटर्नल ट्यूमर है, एक्सटर्नल ट्यूमर होगा तो कंप्रेशन करेगा, इंटरनल ट्यूमर होगा तो ब्लॉक हो जाएगी और उसकी वजह से क्या हो जाएगी, इसकी वजह से बाइल होता है रिटर्न ब्लड में आ जाता है। नेक्स्ट आते हैं आपका पैंक्रियाटिक डक्ट इन्फ्लामेशन। अगर पैंक्रियाटिक डक्ट में अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसके कारण भी ब्लॉक होता है ये। नेक्स्ट आते हैं पैंक्रियाटिक ट्यूमर, पैंक्रियाज में ट्यूमर होने के कारण भी ये रास्ता ब्लॉक हो सकते हैं। तो आप देखें, या पैंक्रियाटिक सिस्ट के कारण भी, तो आप देखें यहाँ पे कई तरह के कारण हो सकते हैं। इसके कारण ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस देखने को मिलता है। इसमें स्टोन जो होता है ना, स्टोन अगर गॉलब्लैडर में होगा तब उतना ना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन अगर यही स्टोन अगर बाइल डक्ट में अगर आ जाता है तब तो डायरेक्ट ब्लॉक कर दिया ना। कभी कभी यहाँ पे कोलिसिस्टाइटिस के कारण भी ऐसा हो सकता है। कोलिसिस्टाइटिस का मतलब होता है गॉलब्लैडर में इन्फ्लामेशन से। चलिए अब बात करते हैं सिम्टम। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस से क्या सिम्टम आवेगी। सबसे पहला तो ये देख रहे हैं कि जो बाइल है वो ब्लड में रिटर्न हो रही है, तो बाइल में जो बाइल साल्ट है, बाइल साल्ट जब ब्लड में रिटर्न होगा तो ब्लड में क्या होगा, स्किन के अंदर डिपॉजिट होगा और इसके कारण इचिंग होता है, बहुत सीवियर इचिंग होता है स्किन में बाइल साल्ट की वजह से। इसके बाद दूसरा, जो डायरेक्ट बिलिरुबिन या यूरिन से जब पास करेगा तो यूरिन का कलर ऑरेंज कलर का हो जाएगा, डीप येलो हो जाएगी। इसके बाद स्क्लेरा भी डीप येलो हो जाता है, स्किन म्यूकस में डीप येलो हो जाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि स्किन कलर पता नहीं चल पाता है। और स्वेट से भी डायरेक्ट बिलिरुबिन कभी कभी पास करता है, पसीना भी येलो कलर के होने लगते हैं। इसके बाद अगला क्या होगा, यह जो स्टूल होगा, स्टूल क्ले कलर का हो जाता है। क्यों क्ले हो जाएगी, कि रास्ता ब्लॉक होने के कारण बाइल पिगमेंट स्टूल में नहीं आता है, इसके कारण जो होता है स्टूल का कलर क्ले कलर का हो जाता है। याद रखना है इस चीज को। अगला है राइट हाइपोकॉन्ड्रियल पेन, पेट में दर्द होगा क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है, स्टोन है, चाहे कोई भी हो, यहाँ दर्द तो होगा ही, तो ये यहाँ पर अब्डोमिनल पेन भी देखने को मिलता है। इसके बाद नोजिया वोमिटिंग होगा, भूख नहीं लगेगा, एनोरेक्सिया होगा मरीज को, और कभी डायरिया होगा, कभी कंस्टिपेशन होगा, फैट का तो डायजेशन होगा नहीं, इसके कारण फैट्स और विटामिन बॉडी में कम जाता है। तो ये सब आपको सिम्टम मिलेगा, याद रखना होगा। बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन में। ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण क्या होगा ना, कि डक्ट होता है वो डायलेट कर जाएगा। लंबे समय डायलेट होने के कारण डक्ट में तो इन्फ्लामेशन होगा ही, और डक्ट में सिरोसिस होने की भी चांसेस होती है। तो ये आपको जो होता है कॉम्प्लिकेशन आता है। नेक्स्ट आते हैं बात इन्वेस्टिगेशन पे। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस को पता कैसे लगाएंगे। सबसे पहला होता है अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ अपर एब्डोमेन, या फिर बिलियरी ट्रैक्ट भी लिख सकते हैं। तो इसमें आपको जो भी कॉज होगा उसका आपको फाइंडिंग आ जाएगा। जैसे स्टोन होगा तो वो फाइंडिंग हो जाएगी, इन्फ्लामेशन होगा वो भी फाइंडिंग हो जाएगा। तो जो आपको रहेगा कॉज वो सब इसमें आपको फाइंडिंग मिल जाएगा आपको। दूसरे नंबर पे कराते हैं सीटी स्कैन करा के देखते हैं, सीटी स्कैन से भी आपको फाइंडिंग हो सकता है। अगला कराते हैं ईआरसीपी जो होता है वो एंडोस्कोपी रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेंक्रेटोग्राफी होता है।
इसके कारण जो होता है ना डायरेक्ट हम लोग देख सकते हैं कि इसके पाथ में कौन कौन से प्रॉब्लम है, क्या क्या ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। अगला है MRCP, मैग्नेटिक रेजोनेंस कंप्यूटर टोमोग्राफी, ये कोलेंजियोपेक्टोग्राफी। MRCP, मैग्नेटिक रेजोनेंस ऑफ कोलेंजियोपेक्टोग्राफी। इससे जो है कंफर्म कर लेते हैं पता कि क्या है इसमें ऑब्स्ट्रक्शन और कौन से प्रॉब्लम है इसमें। उसका परक्यूटेनियस कोलेंजियोपेक्टोग्राफी, इससे भी हम लोग इसको पता लगा लेते हैं। अगला है अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो होता है ना, ये डक्ट में कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, तो इसमें अल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ जाता है। सीरम बिलिरुबिन, सीरम बिलिरुबिन जब कराते हैं ना, तो सीरम बिलिरुबिन जो टोटल बिलिरुबिन होता है ये आपको बढ़ा रहता है। नॉर्मल में क्या रहता है ना 1 मिलीग्राम से कम रहता है। इसमें जब इनडायरेक्ट बिलिरुबिन देखेंगे तो आपको इसमें नॉर्मल मिलेंगे आपको, लेकिन डायरेक्ट बिलिरुबिन जब देखेंगे ना तो वेरी हाई, डायरेक्ट बिलिरुबिन ज़्यादा बढ़ा रहता है। याद रखना वही चीज़ के। जैसे एग्जांपल में अगर टोटल बिलिरुबिन अगर सपोज किसी का 5 मिलीग्राम है तो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन मिलेंगे 0.7 और डायरेक्ट बिलिरुबिन मिलेंगे 4.3 मिलीग्राम पर DL। यानी कि ये रेशियो जो होता है डायरेक्ट बिलिरुबिन का काफ़ी बड़ा मिलेगा। SGPT नॉर्मल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लीवर का प्रॉब्लम थोड़ा है, ये तो डक्ट का प्रॉब्लम है ना, इसलिए SGPT से नॉर्मल मिलेगा, SGOT भी नॉर्मल मिलेगा। लेकिन अल्कलाइन फॉस्फेटेज बाहर रहता है, क्योंकि ये डक्ट का डिस्ट्रक्शन या अगर इन्फ्लेमेशन होगा तो उस केस में आपको डायरेक्ट बिलिरुबिन बाहर मिलेगा आपको। तो ये अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अब बात करते हैं टोटल प्रोटीन, वह भी आपको नॉर्मल मिलेगा। प्रोथ्रोम्बिन टाइम ये भी नॉर्मल मिलेगा, क्योंकि उसे हेपेटिक जॉन्डिस में उसका प्रॉब्लम होता है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं यूरिन से। यूरिन में देखेंगे तो यूरिन में बाइल साल्ट जो है ना पॉजिटिव आवेगी, बढ़ा मिलेगा, है ना, 4+ मिलेगा आपको। यूरिन बाइल साल्ट, यूरिन बाइल साल्ट परजेंट और 4+ मिलेगा, क्योंकि सारे के सारे बाइल साल्ट जो होते हैं वो तो यूरिन से पास करेगा ना यहाँ पे। अगला है यूरिन बाइल पिगमेंट, यूरिन बाइल पिगमेंट ये भी परजेंट रहेगा, 4+ मिलेगा। अगला है यूरिन यूरोबिलिनोजेन, ये रहेगा नील। क्यों नील हो जाएगी? क्योंकि यूरोबिलिनोजेन तभी मिलता है जब स्टर्कोबिलिनोजेन बनता है। स्टर्कोबिलिनोजेन तभी बनेगा जब बाइल पिगमेंट आवेगा कोलोन में। बाइल पिगमेंट कोलोन में तभी आवेगा जब डक्ट खुला रहेगा, यानी डक्ट बंद है। तो डक्ट बंद है तो बाइल पिगमेंट जाएगा नहीं कोलोन में, और ना स्टर्कोबिलिनोजेन बनेगा ना यूरोबिलिनोजेन बनेगा, इसलिए वहां पर क्या होगा, यूरोबिलिनोजेन नील मिलेंगे। अब जो बात करते हैं इसका हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में, हम लोग क्या करेंगे ट्रीटमेंट, देखिए जो कॉज होगा उसके अनुसार ट्रीटमेंट करेंगे। अगर स्टोन है तो स्टोन को रिमूव करेंगे, या तो लेप्रोस्कोपी से रिमूव कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ओरल के माध्यम से इंडोस्कोपी ले जा करके और यहाँ से स्टोन को रिमूव कर देते हैं। इन्फ्लामेशन होगा तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग चलाते हैं। अगर बात करें कोई अगर अलग कोई कंडीशन हो, ट्यूमर है, तो उसका हम लोग सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं। बाकी जो मैनेजमेंट के रूप में क्या करेंगे कि हम लोग पेशेंट को फैट डाइट से अवॉइड करते हैं, क्योंकि फैट का डाइजेशन होगा नहीं और मरीज को क्या होगा, बार बार डायरिया होगा, तो इसलिए हम लोग फैट डाइट से अवॉइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट देते हैं, बेड रेस्ट देते हैं, और सबसे बड़ा चीज़ कि इसमें जितना जल्द से जल्द हो सके ऑब्स्ट्रक्शन को ठीक करना है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन ऐसे ठीक नहीं होती है। ऑब्स्ट्रक्शन के ठीक करने के लिए हमें ये जो भी सर्जिकल ये है प्रोसीजर होती है उसका सहारा लेना पड़ता है। अब बात करते हैं इसके मेडिसिन में, हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन में क्या दे सकते हैं। देखिए कॉज के अनुसार हम लोग दवा चलाते हैं। अगर इन्फ्लामेशन अगर सपोज दे रहा है, जैसे माने कोलिसिस्टाइटिस हो रहा है, इसमें लोग थुजा देते हैं, बेलाडोना देते हैं, सल्फर देते हैं, मर्सोल देते हैं। ये देते हैं कब, जब इन्फ्लामेशन होता है तब। अगर स्टोन अगर है तो स्टोन तो अलग अलग वेराइटी के होते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल स्टोन होगा तो आप कोलेस्ट्रिनम चलाते हैं, लाइकोपोडियम देते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल स्टोन होता है तब। अगर कैल्शियम बिलिरुबिनेट स्टोन है तो आप थुजा यूज करते हैं, बर्गेस यूज करते हैं, इसके बाद फिर चेल्डोनियम यूज करते हैं, च्यूरेंथस यूज करते हैं, कालमेग यूज करते हैं। तो जैसा कॉज होता है उसके अनुसार इसमें दवा दी जाती है। तो ये जो पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस है, जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, इसमें ज़्यादातर सर्जिकल ट्रीटमेंट ज़्यादा करना पड़ता है। अगली बात है, इसका जो मरीज है आपको ज़्यादातर मरीज इसके रूरल क्षेत्र में ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि इसका ज़्यादा जो कारण होता है उसमें अनबैलेंस डाइट होने से होता है,
या फिर कोई भी डिजीज जो नज़रअंदाज कर देते हैं तो उसके कारण ये डिजीज ज़्यादा डेवलप होता है। इसलिए ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस या पोस्ट ऑपरेटिव जॉन्डिस का मैक्सिमम कॉज जो होता है वही उसी एरिया में ज़्यादा मिलता है। तो ये जो था आपका ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस था, पोस्ट ऑपरेटिव जॉन्डिस इसी को बोलते हैं। इसका प्रीवियस वीडियो में आप हेपेटिक जॉन्डिस और प्री हेपेटिक जॉन्डिस वो देख लेंगे, तब जाकर के आपको और ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगी। क्योंकि जो प्री हेपेटिक जॉन्डिस था, जिसको हेमोलाइटिक जॉन्डिस बोलते हैं, वो आपको बहुत कम मिलता है मरीज। हेमोलाइटिक जॉन्डिस का पेशेंट बहुत कम मिलता है। और हेपेटिक जॉन्डिस का मरीज ये ज़्यादातर आपको अर्बन क्षेत्र में, टाउन क्षेत्र में ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पोस्ट हेपेटिक का जिक्र कर रहे थे, अगर इसमें किसी तरह का क्वेश्चन होगा आप जरूर क्वेश्चन कीजिएगा। बाकी बातें चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।